डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के MIS के कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक के MIS के कोऑर्डिनेटर, BEO, EEO, बाकी रिसोर्स पर्सन्स, असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन्स, और सबसे खास आप सब लोग जो स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, उन सब का हम सब की तरफ से अभिवादन करते हैं और आपको धन्यवाद कि आपने आज हमें आप लोगों से चर्चा करने का ये अवसर दिया। इस तरह की चर्चा हम पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में जाकर करते हैं और हमारा निश्चित रूप से मानना है इस तरह की चर्चा करने से ही हम यूनिफाइड डाइस या यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, कवरेज, शेयरिंग, डिसेमिनेशन, यूटिलाइजेशन और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। अभी पिछले 8-10 महीनों में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करीबन 25 राज्यों में गया हूं और आप जैसे बाकी अधिकारी लोग जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत की है। यूडाइस के बारे में गुणवत्ता को और कवरेज को बढ़ाने में ऐसी चर्चा की है। अभी NCR में ही 10 दिसंबर को हम फरीदाबाद गए थे, 15 दिसंबर को हम गौतम बुद्ध नगर गए, 18 दिसंबर को हम गाजियाबाद गए, अभी 29 जनवरी को ही आपके ही प्रदेश के यहाँ पर मेवात जिला नूह में भी गए थे और आज 2 फरवरी को हम आप लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए यूनिफाइड डाइस के बारे में चर्चा करने के लिए एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। आपके अथक प्रयास से ही, मेहनत से ही आज यूनिफाइड डाइस इस लेवल पे पहुंच गया है। उसको केवल भारत में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी रिकॉग्निशन मिला है। पूरे भारत में अब करीबन 15,16,892 स्कूल हमसे जुड़ गए हैं। करीबन 7,200 ब्लॉक से हमारे पास में डेटा आता है। 8,200 क्लस्टर भी हमसे जुड़ गए हैं और 5,94,000 गांव जहां पर स्कूल है और वो यूनिफाइड डाइस में जुड़ गए हैं, वहां से भी डेटा हमारे पास में आता है। अगर हम हमारे सिस्टम की बात करें तो आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि पूरे भारत में जैसे मैंने बताया 15,16,892 स्कूल तो जुड़ी गई है, लेकिन इसके साथ साथ करीबन 85 लाख टीचर भी हमसे जुड़े हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, उसके नियोजन करते वक्त जो भी आंकड़े चाहिए वो सब आंकड़े, टीचर से संबंधित सारे आंकड़े आप लोगों की मार्फत हम इकट्ठा करके करते हैं। उनकी संख्या करीबन 85 लाख है। अगर हम नामांकन की बात करें, एनरोलमेंट की बात करें, तो पूरे भारत में 15 लाख विद्यालयों में करीबन 1 से 5 कक्षाओं में 130 मिलियन बच्चे हैं, यानी कि 13 करोड़ बच्चे 1 से 5 कक्षाओं में हैं। अगर हम 6, 7 और 8 की बात करें, कक्षाओं की बात करें, तो करीबन 67 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 70 लाख बच्चे 6, 7, 8 और कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। पूरे एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम चर्चा करें तो कक्षा 1 से 8 में पूरे भारत में करीबन 19 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। 9, 10, 11 और 12 कक्षाओं की बात करें तो करीबन 62 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं। और पूरे स्कूल एजुकेशन की पूरे भारत में बात करें हम 1 से 12 कक्षाओं में तो 24 करोड़ 90 लाख बच्चे पूरे भारत में हैं। इसी से आपको पता चल सकता है कि जिस सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं, जिस यूनिफाइड डाइस के कार्य में आप
मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो कितना बड़ा सिस्टम है। आपके डेटा के आधारित ही पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो प्रोग्राम्स हैं उसका टोटल करीबन 25,000 करोड़ रुपया हर साल आपके द्वारा भेजे हुए डेटा के आधारित जो नियोजन या जो प्लानिंग हम करते हैं उसके बेसिस के ऊपर ही पूरे भारत में ये खर्च किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। आप पूरे यूनिफाइड डाइस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, हेडमास्टर साहब हो, हेडमिस्ट्रेस हो, प्रिंसिपल साहब हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल का हो या हायर सेकेंडरी लेवल की स्कूल हो या केवल प्राइमरी लेवल हो या अपर प्राइमरी हो, आप जो फॉर्म यूनिफाइड डाइस के फॉर्म आप लोग भरते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आप लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमारी डेटा की गुणवत्ता क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। प्रश्न चिन्ह अभी भी लगते हैं डेटा की क्वालिटी के बारे में, छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हमारे डेटा की क्वालिटी के ऊपर लगते हैं। अगर हम थोड़ा और ध्यान लगा दें हमारे डेटा की गुणवत्ता को ठीक करने में, तो हमारी जो भी कार्य आप सब लोग यूनिफाइड डाइस से जुड़े हुए हैं इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में जिनकी वजह से यूनिफाइड डाइस के कार्य क्वालिटी के बारे में और बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। हमारा ये निश्चित रूप से मानना है कि यूनिफाइड डाइस का आंकड़ा पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ही अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदु है जिन्हें हमें पता है क्या कमियां हैं और हम कार्य कर रहे हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए, गुणवत्ता का क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए। लेकिन इंप्रूविंग क्वालिटी इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे ये कार्य है जो क्वालिटी को और अच्छा करने का स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे इस कार्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मदद से ही हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज द यूनिफाइड डाइस इज कंसर्न। आपके लेवल पे ही ये सारा कार्य ये फॉर्म भरे जाते हैं और उसी लेवल पे, उसी स्कूल लेवल पे ही अगर हम थोड़ा भरने में और ज्यादा जागरूक हो जाए और अच्छा भर दें और सही भर दें तो हमारी डेटा की क्वालिटी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और अगर अच्छे बढ़ी हुई क्वालिटी के डेटा का ऊपर प्लानिंग की गई है तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, या दूसरे रूप में हम कह सकें यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन और यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये 4 मुख्य बिंदु है अगर हम अचीव करना चाहें हमारे सामने, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, ये 4 लक्ष्य ही हमारे सामने हैं। काफी प्रगति हमने प्रोग्रेस ऑलरेडी कर ली है, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी है जिनके बारे में और कार्य करने की जरूरत है, चाहे वो ड्रॉप आउट रेट के बारे में हो, रिटेंशन रेट के बारे में हो, ट्रांजिशन रेट के बारे में हो, और विशेष रूप से हरियाणा के अंदर अगर बालिकाओं की संख्याओं का सवाल है तो और कुछ और अच्छा कार्य करने की जरूरत है। मैं विस्तार से चर्चा करूं किन किन बिंदुओं के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि ये डाइस कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ये जानना भी बहुत जरूरत है हम सब के लिए जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा 1994-95 में हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको प्रचलित रूप से डीपीईपी के नाम से जाना जाता है। ये 94-95 की बात है। उस समय भारत सरकार ने या मानव विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये पाया कि उस समय का इंफॉर्मेशन सिस्टम उस स्थिति में नहीं था कि डीपीईपी की प्लानिंग अच्छी तरह से कर दें, डीपीईपी को प्रोग्राम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर दें और डीपीईपी को अच्छी तरह से मॉनिटर कर दें। तो ये पाया गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं। इसलिए यह तय किया गया क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें डेटा को इकट्ठा करने की यूनिट है
वो स्कूल हो और डेटा को लोगों तक पहुंचाने की, डिसेमिनेट करने की यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला हो। ये बात है 94-95 की। और इस कार्य को यूनिफाइड कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करने की जिम्मेवारी न्यूपा को दी थी। न्यूपा उस समय नीपा था, अब हम लोग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गए हैं। उस वक्त हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन थे। नीपा में हम लोगों का खास मैंडेट है ट्रेनिंग टू क्लास 1 एंड अबव ऑफिसर exclusively in the field of educational planning, management and administration। लेकिन जब से विश्वविद्यालय 2008 में बन गया है, तब से हम इस क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट के एक्सक्लूसिवली क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां भी देने लग गए हैं। करीबन 8-10 पीएचडी स्कॉलर्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं न्यूपा ने, और करीबन 55 एमफिल के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ से डिग्री हासिल कर चुके हैं। बट इन सबको डिग्री मिली है एजुकेशन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। आप लोग भी, क्योंकि आप सब लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोग भी नीपा के कार्यक्रम जो करीबन एक साल में 100 हम करते हैं एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, इसकी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट nupa.org पे भी उपलब्ध है। आप लोग देखिए किस तरह के प्रोग्राम हम करते हैं। लेकिन आज मैं चर्चा केवल 2 प्रोग्राम की करना चाहूंगा, बहुत ही संक्षिप्त में। एक है नेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। करीबन 30 प्रोग्राम हम लोग कर 30 क्या करीबन 34 प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं। ये प्रोग्राम जिसका ड्यूरेशन 6 महीने का है, 3 महीने न्यूपा में और 3 महीना आप अपने जिला में एक रिसर्च प्रॉब्लम देके आपको भेजा जाता है। आप प्रेजेंटेशन देके फिर वापस न्यूपा में आते हैं और 6 महीने इस कार्यक्रम के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और सारी ट्रेनिंग का खर्चा न्यूपा उठाती है। हमारा हॉस्टल भी काफी अच्छा है। आप लोगों को उस प्रोग्राम में आने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आपको एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अलग अलग 12 कोर्सेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। क्योंकि आप सब लोग अभी इस विभाग में बहुत सालों तक रहेंगे, तो आपको इस तरह के कार्यक्रम को करना चाहिए। और हरियाणा से खुशी की बात है, हर साल 2-3 ऑफिसर इस प्रोग्राम में आते हैं। इसी तरह का कार्यक्रम हम इंटरनेशनल ऑफिसर्स के लिए भी चला रहे हैं और ये 25वां कार्यक्रम इंटरनेशनल ऑफिसर्स के लिए कल 1 फरवरी को चालू हुआ है और 31 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा है। दूसरा भी हमने शुरू किया है लीडरशिप पे। लीडरशिप के बारे में प्रोग्राम एक पूरा चलता है, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था 94-95 में, जब भारत सरकार ने ये पाया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें जिम्मेवारी दी गई कि आप एक कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करो जिसमें डेटा को इकट्ठा करने की यूनिट है वो स्कूल है और डिसेमिनेट करने की यूनिट है वो जिला है। इस जिम्मेवारी हमें मिली 94-95 में। हमने आप जैसे बाकी के लोगों से साथ में बैठ के चर्चा की और एक प्रपत्र यानी कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट 94-95 में तैयार कर दिया और पहली बार उस प्रपत्र को हमने डीपीईपी फेज 1 के 7 राज्यों में 42 जिलों के अंदर उसको लागू कर दिया और करीबन 65,000 विद्यालय 1 से 5 कक्षाओं वाले हमसे पहले ही साल में जुड़ गए। ये बात है 94-95 की। और जब 2000-2001 में डीपीईपी समाप्ति की ओर पहुंच गया, उस वक्त हम करीबन 18 राज्यों में पहुंच गए थे और 272 जिलों में पहुंच गए थे और करीबन 8 लाख से भी ज्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए थे। लेकिन ये सारे विद्यालय केवल वो ही थे, हमारा मैंडेट उस समय केवल 1 से 5 कक्षाओं की जानकारियां हासिल करना ही था। ये बात है 2000-2001 तक। लेकिन आपको पता है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू हो गया। उस समय भारत सरकार ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अभी तक जो कार्य हमने डीपीईपी के 18 राज्यों में 272 जिलों में किए थे, उसी की वजह से 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट हम सब लोगों के रहे जो यूनिफाइड डाइस या उस वक्त डाइस से जुड़े हुए थे। एक तो ये हुआ, आज अब तो पूरे भारत में
680 राज्यों में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापित किया जा चुका है। न केवल राज्य स्तर पे ही बल्कि जिला स्तर पर भी, और 5000 से भी ज्यादा ब्लॉक स्तर पर भी अब डाइस की डेटा एंट्री होती है। आपके यहाँ पे भी होती है। पूरे भारत में 5000 से भी ज्यादा ब्लॉक स्तर पे हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापित भी कर लिया है। पहली उपलब्धि हम सब लोगों की ये रही, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि पहले डेटा को इकट्ठा करने में और डेटा को लोगों तक पहुंचाने में या डिसेमिनेट करने में 8 साल का समय लगता था। 7 से 8 वर्ष लगते थे। बट बिकॉज ऑफ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपने जो इतनी मेहनत की है उसकी वजह से अब द गैप टाइम लैग इन डेटा कलेक्शन एंड डेटा डिसेमिनेशन एट द नेशनल लेवल इट हैज कम डाउन टू लेस देन अ ईयर। 1 साल से भी कम आप लोगों ने उसको कर दिया है। और आपके लेवल पे, यानी कि जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और राज्य लेवल पे भी ये तो केवल अब कुछ महीने ही रह गए। जो पहले टाइम लैग 8 वर्ष हुआ करता था, वो घट के करीबन 1 महीने, 1 साल से भी कम या कुछ महीने ही आपके लेवल पे रह गया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर जो न्यूपा ने तैयार किया है, जिसको अब यूनिफाइड डाइस के नाम से जाना जाता है, अब टाइम टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, मेन्यू ड्रिवन सॉफ्टवेयर है और विद लिमिटेड और नो स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। ऐसा उसमें हेरा फेरी करने का बहुत ही कम प्रावधान है या बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर अब पूरे हिंदुस्तान में 680 जिलों में 36 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी है, और करीबन 5000 ब्लॉक में चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है। और मुझे ये बताते हुए और भी आपके साथ में शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है उसको तैयार करने के लिए ये इन हाउस न्यूपा में तैयार हुआ है और एक नया पैसा भी हमने अतिरिक्त इसमें खर्च नहीं किया है। सब कुछ इन हाउस ही तैयार किया गया है। और सफलता का एक महत्वपूर्ण रीजन भी यही है कि सॉफ्टवेयर में जो मॉडिफिकेशन चेंजेस होते हैं, हम डे बेसिस के ऊपर उसमें चेंजेस कर देते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थर्ड पार्टी एजेंसी। ये इन हाउस हुआ है। इसके एक मुख्य वजह भी यही है कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए। तो 2001 में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए। एक निर्णय तो यह किया, डाइस को अब केवल प्राइमरी से ही नहीं, पूरा अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि 1 से 8 कक्षाएं या जहां भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वहां तक पहुंचा दिया जाए, वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए। ये बात है 2001 की, जब हमने सर्व शिक्षा अभियान लागू किया था। दूसरी महत्वपूर्ण निर्णय उस समय ये किया गया, भैया अब केवल डीपीपी स्टेट और जिला ही नहीं, डाइस को पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो डीपीपी हो या नॉन डीपीपी हो, सभी राज्यों तक, सभी जिलों तक पहुंचा दिया जाए। ये बात ये तय किया गया 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च करते हुए। लेकिन इसको अचीव करते करते हमें 5 साल लग गए। 2005-06 पहला वर्ष था जब हम हिंदुस्तान के सभी 604 जिलों और 35 राज्यों में पहुंच गए और 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालय जहां पर 1 से 8 कक्षाएं थी, वो डाइस से जुड़ गए, सफलतापूर्वक जुड़ गए। ये है बात 2005-06 की। इन सारी सफलताओं को देखते हुए 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक फिर महत्वपूर्ण निर्णय किया कि डाइस को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि हम 1 से 12 कक्षाओं का सारा आंकड़ा डाइस के मार्फत इकट्ठा कर लें। ये बात है 2007-08 की, और उसको करने की जिम्मेवारी भी न्यूपा को दी गई और न्यूपा ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया। ये जानते हुए, चूंकि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है, करीबन 2 लाख के आसपास स्कूल थी पूरे भारत में, जिनको और जोड़ना था। बाकी ऐसे विद्यालय जहां 1 से 12 कक्षाएं, 1 से 10 कक्षाएं थी, लेकिन 1 से 8 कक्षाएं भी थी, वो तो डाइस में पहले ही जुड़ गई। तो केवल 2 लाख अतिरिक्त विद्यालयों को इससे जोड़ना था। और हमारी सोच ये थी कि चूंकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था भी होगी और यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था भी होगी, तो क्यों नहीं एक ऑनलाइन सिस्टम हम तैयार कर दें। तो हमने एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया, जिसको हमने 2007-08 में पहली बार भारत में इंप्लीमेंट कर दिया और करीबन 2,20,000 स्कूल भी हमसे जुड़ गए। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि
पूरे इंडिया में एक भी स्टेट में डेटा एंट्री किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में स्कूल पे नहीं। ये सारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के भर के राज्य स्तर पर, यानी कि कैपिटल चाहे चंडीगढ़ हो चाहे जयपुर हो, वहां पर लेके आए और फिर वहां पर बैठ के डेटा एंट्री की गई। और बेसिक मकसद हमारा ऑनलाइन सिस्टम को तैयार करने का था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि हमने डेटा 2,20,000 स्कूलों से इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था कि ऑनलाइन डेटा एंट्री करवाना, ऑनलाइन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब डेटा एंट्री स्कूल से हो। अगर आप सारे फॉर्म भर के राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर उसकी डेटा एंट्री कराएं तो वो कोई खास मायने में ऑनलाइन सिस्टम नहीं कहा जाएगा। तो हम पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन ये सिस्टम जो हमने तैयार किया था, ये 2011-12 तक चलता रहा। अब हमने देखा, आपको पता ही है, आपके सभी स्कूलों में एक 11 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड दिया गया है, जिसको UDICE के कोड के नाम से जाना जाता है। हम ये भी कहते आए थे कि हर स्कूल को एक यूनिक 11 डिजिट का कोड दिया जाएगा, जो केवल उसी स्कूल का होगा। लेकिन जो सिस्टम हमने तैयार किया उसमें तो ऐसा हो गया, 1 से 12 कक्षाओं वाली स्कूल थी, उसमें 1 से 8 कक्षाओं के लिए एक अलग से डेटा कैप्चर फॉर्मेट, 9, 10, 11 वाली कक्षाओं के लिए अलग से डेटा कैप्चर फॉर्मेट, 1 से 8 कक्षाओं के लिए ऑफलाइन सिस्टम डाइस का सॉफ्टवेयर, और 9, 10, 11 वाले के लिए सेमिस यानी कि ऑनलाइन सिस्टम जो हमने तैयार किया था। 1 से 8 कक्षाओं के लिए एक अलग से 11 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड, और 9, 10, 11 वाला के लिए एक अलग से यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। 1 से 8 के लिए सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारी लोग, 9, 10, 11, 12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारी लोग, SSA को देखने वाले या डाइस को देखने वाले जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और स्टेट लेवल पे भी एक अधिकारी, और RMSA में या सेमिस को देखने वाले दूसरे अधिकारी। तो हमने देखा बहुत सारी एनर्जी जो हम लोग स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहे हैं वो व्यर्थ हो रही है, खराब हो रही है। तो देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट। तो 2010-11 में हमने पहली बार एक प्रपत्र बनाया 1 से 12 कक्षाओं के लिए, और ऑफलाइन डाइस के सॉफ्टवेयर को हमने हमारे लेवल पे ही 1 से 12 कक्षाओं के लिए एक्सटेंड कर दिया, और हमने उसको सफलतापूर्वक 2010-11 में पौंडीचेरी राज्य में इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके सभी 720 विद्यालय हमसे जुड़ गए। ये बात है 2010-11 की। इसके अगले वर्ष यानी कि 2011-12 में हमने पौंडीचेरी के साथ साथ वेस्ट बंगाल को भी जोड़ लिया, और एक प्रपत्र के माध्यम से हमें इन 2 राज्यों में सभी 1 से 12 कक्षाओं को डाइस से हमने जोड़ लिया। ये बात है 2011-12 की। तो उसके बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, उसको ये कहा गया कि आप बताइए कि पूरे स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के लिए एक सिस्टम कैसे तैयार किया जाए। और उस कमेटी ने भी यही कहा, आप सेमिस और डाइस को इंटीग्रेट कर दें, और एक पत्र के माध्यम से पूरे भारत के अंदर 1 से 12 कक्षाओं वाले सभी विद्यालयों से डाइस के अंतर्गत आप डेटा इकट्ठा कर लें। तो 2012-13 हमारा पहला वर्ष था जब हमने एक प्रपत्र के माध्यम से पूरे भारत में डेटा को इकट्ठा किया। तब से डाइस को UDICE या यूनिफाइड डाइस या यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। प्रचलित रूप से अब इसको लोग UDICE के नाम से ज्यादा जानते हैं। जब हमने इसको लागू किया 2012-13 में कुछ कठिनाइयां भी आई, लेकिन ऐसे राज्य जहां पर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एक ही थे, कॉमन थे, वहां पर 17-18 राज्यों में ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से चला। लेकिन बाकी के राज्य जहां पर 2-2 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ऐसे राज्यों में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ गई। और आपको पता ही होगा यूनिफाइड डाइस के अंदर ये जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके पास में छपा हुआ आता है, वो SSA के जो अधिकारी हैं MIS से जुड़े हुए, वो छाप के हमें देते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में डेटा एंट्री भी SSA के ऑफिस में MIS के बंदे ही करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें या ब्लॉक लेवल पे करें, बट SSA के अधिकारी ही डेटा एंट्री करते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में RMSA के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं जब डेटा एंट्री होती है। तो 2012-13 में ये मैसेज चला गया
कि ये आरएमएसए के अधिकारियों के बीच में कि ये कार्य तो केवल एसएसए से जुड़े हुए अधिकारियों का है, क्योंकि प्रिंटिंग भी वहां हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी वो कर रहे हैं, चेकिंग भी वो कर रहे हैं, सीआरसी भी स्कूल में जा जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वापस फॉर्म को इकट्ठा कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, डेटा एंट्री भी वही हो रही है। ये कार्य तो केवल एसएसए के अधिकारियों का है और इसमें आरएमएसए से जुड़े हुए अधिकारियों का बहुत ही कम भागीदारी, रोल या पार्टिसिपेशन है। वो मैसेज चला गया, लेकिन कैसे भी करके 2012-13 में पहली बार हमने पूरे हिंदुस्तान से 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालयों का आंकड़ा, सभी विद्यालय जहां पर 1 से 12 कक्षाएं थी, उसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में 2013-14 आ गया, कार्य और अच्छा हो गया। 2014-15 में पता ही नहीं चला, कोऑर्डिनेशन भी ठीक हो गया, कार्य भी और अच्छा हो गया और हिंदुस्तान के सभी हमारे भारत में 680 जिले और 15,16,892 स्कूल भी हमसे जुड़ गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन इतना कुछ हासिल होने के बाद भी अभी भी हमारे जो कार्य हम सब लोग कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती है। जानबूझ के नहीं, अनजानवश जब हम ये फॉर्म भरते हैं वो चेकिंग में कमी रह जाती है। बहुत सी बार जो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स है उसको रेफर नहीं करते हैं। हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब अपने हिसाब से ही कुछ इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। इन्हीं की वजह से कुछ कमियां हमारे डेटा के अंदर रह जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हम सब लोगों ने प्रयास किए, उसी की वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता काफी ठीक हो गई है। अब प्रश्न चिन्ह लगने थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगने बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डेटा में अभी कुछ कमियां हैं। आपने जो 2-3 साल पहले प्रयास किए थे, उसी की बदौलत पिछले वर्ष तक तो हम ये बताते आए हैं कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में कि एक टीचर एक स्कूल के अंदर 12-12 घंटा पढ़ाता है, 13-13 घंटा पढ़ाता है। ऐसे डेटा भी स्कूल ने भर के दिया था, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं था। और इसी तरह ये भी बताया गया कि एक स्कूल के अंदर एक बच्चा एक दिन में 12 घंटा या 10 घंटा रहता है और पढ़ाई लिखाई का कार्य करता है, वो भी संभव नहीं था। तो हमने इसको पिछले 2-3 सालों में आप लोगों से चर्चा कर करके इसको ठीक करवाया। अब कहते हुए खुशी हो रही है कि अब ऐसे विद्यालय जहाँ पर आवर्स टीचर्स के हो चाहे बच्चों के हो, वो काफी ठीक हो गया है आपके डेटा के आधार। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात थी कि नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन। पहले बहुत सारे स्कूल ये बताते थे कि उनका स्कूल 0 दिन चला, एक भी दिन नहीं चला। हालांकि ठीक भी हो सकता है, कोई नया स्कूल सैंक्शन हो गया होगा, बट उसको राइस का कोड मिल गया होगा, स्कूल वास्तव में चालू नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है कुछ स्कूलों में नंबर ऑफ डेज फंक्शन पिछले वर्ष में 0 था, लेकिन अब जो प्रयास किए हैं उसकी वजह से ये काफी कुछ ठीक हो गया है यहाँ पे। लेकिन अभी दूसरे बिंदु और भी हैं जिसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आप लोग हमारे रेस्पोंडेंट हैं, आप लोग प्रिंसिपल साहब है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हेड टीचर है, आप लोग हमारा प्रपत्र भरते हैं। आपके लेवल पे ही हमारे डेटा की गुणवत्ता को और ठीक किया जा सकता है। आपके लेवल पे ही इसको और अच्छी तरह से रिकॉर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन देके इसको और बेहतर किया जा सकता है। आप लोग जैसे इस स्कूल में हैं, करीबन 3000 एनरोलमेंट, बहुत बड़ा विद्यालय है। इसी तरह हरियाणा में प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी है और सरकारी स्कूल भी हैं जहाँ पर खूब बड़े बड़े स्कूल हैं। और आप लोगों के लिए शायद संभव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप खुद ये फॉर्म भर लें। आप ये जिम्मेवारी अपने हेड टीचर को या मिड डे मील देखने वाले को या टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट करने वालों को या बाकी आप ये जिम्मेवारी बांट देते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपसे इतना निवेदन है, जब आप द्वारा अधिकृत दूसरे हेडमास्टर दूसरे टीचर ये प्रपत्र भर के आपके पास में लाते हैं तो कम से कम उसको चेक तो कर लें। आप तो केवल ठप्पा मारते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, आगे पहुंचा देते हैं, सीआरसी को दे देते हैं, सीआरसी आगे बीआरसी को दे देता है। आपसे ये निवेदन है, अब तो इस बार तो ये कार्य हो गया है, अगली बार भी ये ध्यान रखें, कम से कम एक बार पलट के तो देख लें। केवल सील और सिग्नेचर के अलावा तो आपके जो भरने वाले अधिकारी हैं वो भी देखेंगे। आज तक तो हमारे हेडमास्टर साहब ने कभी भी, प्रिंसिपल साहब ने कभी भी इसको चेक नहीं किया, तो वो चेक कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सीरियस हो जाएंगे इस कार्य को और अच्छी तरह से करने में। हालांकि ये मानता नहीं हूं मैं, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं कि जानबूझ के हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अज्ञानता वर्ष या कोई क्लैरिटी नहीं हो तो कुछ बिंदुओं पे ये इंफॉर्मेशन अभी भी सही नहीं आ रही है। ये कार्य हमें निश्चित रूप से अगले वर्ष इसको ठीक करवाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं जिसमें एनरोलमेंट सबसे खास है। एनरोलमेंट 3 तरह के हैं हमारे पास, आप जो भर के देते हैं। एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एनरोलमेंट बाय एज एंड ग्रेड। ये 3 तरह के एनरोलमेंट है हमारे प्रपत्र में। और आपसे एक और निवेदन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, सारा प्रपत्र या सारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट यूडाइस का प्री प्रिंटेड सब छपके आता है ना, केवल उसमें तो एनरोलमेंट ही तो खाली है, आपको भरी हुई जानकारियां हैं उसमें, उसी को तो चेक करना है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग भरी हुई जानकारियों को नहीं पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है उसको नहीं पढ़ते हैं, जहां पर खाली स्थान है केवल उसी को भर के और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समय आ गया है कि अब क्योंकि भरी हुई इंफॉर्मेशन में भी अभी कुछ कमियां हैं, उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, उसको भी पढ़ना और ठीक करवाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। क्योंकि जो सूचनाएं हमें आप जैसे अधिकारियों से या बाकी जो यूडाइस के कार्य से या सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारी है, उनसे जो फीडबैक मिलता है उससे पता चलता है कि कुछ कमियां अभी भी हमारे डेटा के अंदर है। वो कमियां हमें कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूं। अभी 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में हमने एक मीडिया कैंपेन चलाया, उसमें एफएम रेडियो के मार्फत और नेशनल टीवी के जो चैनल्स हैं उसमें एनडीटीवी भी शामिल है और बाकी चैनल्स भी शामिल है, उनके माध्यम से 10 दिन तक हमने एक कैंपेन चलाया, दिन में 10 बार हमारा ऐड आया। और उसके थोड़े दिन पहले ही हमने एक टोल फ्री नंबर लिया है 1800621100। ये टोल फ्री नंबर आपके डेटा कैप्चर फॉर्मेट में भी प्री प्रिंटेड है। हमने इस टोल फ्री नंबर को पूरे हिंदुस्तान के 15 लाख से भी ज्यादा विद्यालय तक भी पहुंचा दिया। तो इस टोल फ्री नंबर से और इस कैंपेन के बाद, मीडिया कैंपेन के बाद, हमारे पास में 2 महत्वपूर्ण सुझाव, शिकायत पूरे भारत से आई और खूब अच्छी संख्या में आई। एक तो सुझाव ये आया है कि साहब हमारा स्कूल, एक और बात हुई है उसमें, एक ये हुई कि अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी चालू हो गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में भी बैकग्राउंड में सारा यूडाइस का डेटा ही है और उसमें ये अनिवार्य बना दिया गया है कि किसी भी विद्यालय या उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी को अगर स्कॉलरशिप पोर्टल में एनरोल करना है तो उसके लिए यूडाइस का कोड जरूरी है, 11 डिजिट का स्कूल कोड जरूरी है। तो टोल फ्री नंबर, मीडिया कैंपेन और तीसरा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और इसी तरह के दूसरे विभाग जो अब हमारे डेटा को यूज करते हैं, उससे 2 मैसेज मिले हैं। एक तो ये मिला है कि अभी भी कुछ विद्यालय हमसे छूट गए। जब से स्कॉलरशिप पोर्टल पे डाइस का डेटा है और ये चालू हो गया था, तो सैकड़ों फोन पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास में आए कि हमारे स्कूल में डाइस का 11 डिजिट का कोड नहीं है। उससे ये पता चलता है कि कुछ स्कूल 15 लाख स्कूल जुड़ने के बाद में भी 3,50,000 प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल जुड़ने के बाद में भी अभी भी कुछ स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो या कुछ प्राइवेट एडेड या अनएडेड स्कूल हो, वो हमसे जुड़ना बाकी है। निश्चित रूप से है। तो हमें ये प्रयास आप लोगों ने, MIS कोऑर्डिनेटर्स ने इस बार कर ही लिया होगा। 2014-15 का आंकड़ा 15-16 में जनरेट कराने से पहले आपने अपने स्कूल डायरेक्टरी को अपडेट कर ही लिया होगा। कितने स्कूल बंद हो गए, कितने नए खुल गए, कितने अपग्रेड हो गए, कितने फंक्शनल है, कितने नॉन फंक्शनल है, ये सारी जानकारी, और पिछले साल जो स्कूल छूट गए थे उनकी जानकारी भी हासिल कराने के बाद में ही आपने डेटा कैप्चर फॉर्मेट है यूडाइस का 15-16 को जनरेट कराया होगा। अभी भी शायद कुछ स्कूल छूट गई है और आपकी नजरों में आती है, अभी भी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है ऐसे स्कूल तक आप पहुंच जाए, उसका प्रपत्र भरवा लें। तो एक मैसेज तो हमें ये मिला कि अभी कुछ स्कूल छूटी हुई है, उसमें केंद्रीय विद्यालय भी हो सकता है, नवोदय विद्यालय भी हो सकता है, निबंधित स्कूल भी हो सकती है, ओपन स्कूल भी हो सकती है, सैनिक स्कूल भी हो सकती है, मिलिट्री स्कूल भी हो सकती है, और बाकी कुछ प्राइवेट हमारी सरकारी एडेड स्कूल, सरकारी स्कूल जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाई जा रही है या लोकल बॉडीज द्वारा चलाई जा रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है, वो स्कूल भी शायद कुछ छुट्टी हुई हो सकती है। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, ऑलमोस्ट सभी स्कूल हमसे जुड़ गए।
और 3,50,000 से भी ज्यादा प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल भी हमसे जुड़ गए हैं। तो पहला मुद्दा तो है कि जो छूटी हुई विद्यालय है उन तक भी हमें पहुंच जाना चाहिए था। एक मैसेज और है जो हमारे अधिकारियों ने आप तक पहुंचा दिया है, CRC तक पहुंचा दिया है, BRC तक पहुंचा दिया है, MIS तक पहुंचा दिया है कि आपको इस बार कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का डेटा नहीं लेना है। अनरिकॉग्नाइज्ड को आपको कवर नहीं करना है। गवर्नमेंट आदेश देखिए दूसरे राज्यों में ये कह दिया गया है कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल तक नहीं पहुंचना है। हमारा ये मानना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये मानना है, हमें उन सभी स्कूलों तक पहुंचना है जहाँ 1 से 12 कक्षा है। एक स्कूल नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड तक भी पहुंचना है। लिसन प्लीज। तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड उसका यूडाइस हम भरवा लेते हैं, थोड़े दिन के बाद डिपार्टमेंटल ऑर्डर आते हैं कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। हमें यूडाइस के अंदर सारी सूचनाएं 30 सितंबर को लेनी है। 30 सितंबर को अगर वो स्कूल है तो उसको हमें कवर करना है, नहीं तो नहीं करना है। द रेट ऑफ रेफरेंस ऑफ यूडाइस लाइक एनी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के डेटा पे भारत में 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर को अगर वो स्कूल है तो हम उसको लेंगे, लेकिन हमें इस तरह का कोई निर्देश नहीं देना है कि आपको क्या करना है। एक राज्य ने ये कह दिया कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल नहीं लेनी है, उसी राज्य ने ये भी कह दिया इस बार हमें रिपीटर्स का डेटा नहीं दिखाना है, उसी राज्य ने ये भी कह दिया इस बार आपको किसी भी स्कूल में ये नहीं दिखाना है कि वहाँ शौचालय नहीं है, आपको ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पे कोई भी विद्यालय में डिसफंक्शनल टॉयलेट है। दोस्तों हमें केवल वही दिखाना है जो स्कूल में है, जो रियल सिचुएशन स्कूल में है, हमें केवल वही दिखाना है। किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी वास्तविक स्थिति है जो है उसके साथ हमें नहीं करना है। ये हमारा बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा अगर हम गलत सूचना ऊपर तक पहुंचा दें। और जैसा मैंने पहले भी बताया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान के सारे प्लान और जो पैसा हम लोग प्लान बना खर्च करते हैं 30,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो सब इसी डेटा के बेसिस के ऊपर हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों की उपलब्धियों को देखते हुए ही एक निर्णय अभी MHRD ने किया है। MHRD ने ये कहा है अब अगर कोई भी पब्लिकेशन स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर प्रकाशित करता है तो वो केवल यूडाइस के डेटा के बेसिस पे होगा। बाकी के सारे आंकड़े जो पहले स्रोत थे, पब्लिकेशंस थे, एजेंसीज थी, वो अब सब बंद कर दी गई है और यूडाइस हैज बिकम द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज द स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इन आवर कंट्री इज कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ? यूडाइस को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा मिल गया। यूडाइस अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बन गया है। अब सब लोगों की जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा एक और निर्णय किया गया है कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे NCERT जो करता आया है, ये ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जिसका डेट ऑफ रेफरेंस 30 सितंबर 2009 है, यानी कि 2009-10 का आंकड़ा जो अभी पूरा उपलब्ध नहीं है पब्लिक डोमेन में, अगर वो भविष्य में होता है तो वो केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा जो डाइस में नहीं है। जो स्कूल बेस्ड इंफॉर्मेशन है और डाइस में है वो इकट्ठे नहीं की जाएगी। ऐसे बिंदु जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में हैबिटेशन कितनी है, हैबिटेशन से 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय कितनी है, हैबिटेशन से 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी विद्यालय कहाँ है, 5 किलोमीटर में सेकेंडरी स्कूल कहाँ है, 8 किलोमीटर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है या कितनी है, केवल वही जानकारी जो डाइस में नहीं है वो ही ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे के माध्यम से इकट्ठी की जाएगी। इसका मतलब हुआ है डाइस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड एंड इट हैज नाउ बिकम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मैं बात कर रहा था जो क्वालिटी ऑफ डेटा की है उसमें एनरोलमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 तरह के एनरोलमेंट है। सारे प्रयास करने के बाद भी जो 3 तरह के एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट बाय कैटेगरी यानी कि टोटल एनरोलमेंट, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, इंग्लिश में पढ़ने वाले या अन्य लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, और एनरोलमेंट बाय एज एंड ग्रेड कक्षावार और आयुवार बच्चों की संख्या। ये 3 तरह के आंकड़े आपके प्रपत्र में हैं। लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं तो आप देखोगे कहीं पे 420 है टोटल, एनरोलमेंट बाय एज और ग्रेड है 400 है, एनरोलमेंट बाय वीडियो इंस्ट्रक्शन 390 है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने लेवल पे, आप स्कूल लेवल पे इसको ठीक करवा लें, ठोक बजाकर देख लें अच्छी तरह से, तो ऊपर आते आते ये आंकड़ा काफी ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस एक छोटी सी वजह से
बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारी आपकी डेटा की क्वालिटी गुणवत्ता के ऊपर लगते हैं कि क्या ये मजाक बना रखा है क्या। टोटल एनरोलमेंट 400 है, एनरोलमेंट बाई ग्रेड 390 है, एनरोलमेंट बाई मीडियम इंस्ट्रक्शन 380 है। कौन सा डेटा आपका सही है? ये एक छोटा सा बिंदु है लेकिन बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है हम सब लोगों के लिए जो यू डाइस के कार्य से जुड़े हुए। दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण वो है कंसिस्टेंसी ऑफ द एनरोलमेंट। कंसिस्टेंसी मतलब इस बार कक्षा 2 के अंदर एनरोलमेंट है 50 एक स्कूल में, लेकिन पिछले वर्ष पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 1 में उसी स्कूल में एनरोलमेंट एक कक्षा में था 35। तो हमें ये पता होना चाहिए 35 से 50 के अतिरिक्त 15 बच्चे हमारे स्कूल में कहां से आए, पता होना चाहिए हमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको चेंज कर दें, हम ये कह रहे हैं आप इसको चेक करवाएं। सारे बिंदु जो हम उठा रहे हैं अभी उठाएंगे, आपसे निवेदन है आप उन सबको चेक करवाएं, चेंज नहीं करें। उसको चेंज करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम कह रहे हैं स्कूल में जो भी रिकॉर्ड है, यू डाइस में जो भी इंफॉर्मेशन दें, आप उसको रिकॉर्ड बेस्ड बनाएं ताकि कोई भी अधिकारी एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी उसको चेकिंग के लिए स्कूल में जाए तो वो रिकॉर्ड को रेफर करके इंफॉर्मेशन दे। तो जो एजेंसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी और जो आप यू डाइस में प्रपत्र के माध्यम से भर के दे रहे हैं वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तब हम कह पाएंगे कि हमारे डेटा की कंसिस्टेंट, हमारे डेटा यूनिफाइड डाइस का डेटा कंसिस्टेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये बात कर रहा था एनरोलमेंट की कंसिस्टेंसी। बहुत सी बार क्या होता है आप देखेंगे एनरोलमेंट इन ग्रेड 3 दिस ईयर इज मोर देन एनरोलमेंट इन ग्रेड 2 द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थ्योरेटिकली ये संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जितने बच्चे नहीं थे हमारे कक्षा में स्कूल में उससे भी ज्यादा बच्चे हमने प्रमोट कर दिए, कुछ रिपीट कर रहे हैं और कुछ ड्रॉप आउट हो गए। इन तीनों को मिला दें उन बच्चों की संख्या जो एक कक्षा में एनरोलमेंट था उससे भी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब हुआ कि जब आप ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट ये निकालेंगे तो ये सब एब्सर्ड रिजल्ट हमें देते हैं, माइनस में ड्रॉप आउट रेट आ जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने आपके मार्फत जो प्रयास किए उसके फलस्वरूप ही अब माइनस में ड्रॉप आउट रेट आने वाले राज्यों की संख्या घटकर केवल 4 रह गई। पहले ये 10 होती थी, 12 होती थी, लेकिन यही ड्रॉप आउट रेट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालें तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी बहुत सी जिले में ड्रॉप आउट रेट माइनस में आ रही है। ब्लॉक पे जाएंगे तो और ज्यादा ब्लॉक में आएगी, क्लस्टर में करेंगे तो और भी ज्यादा क्लस्टर में ड्रॉप आउट रेट माइनस में आएगी। उसका सीधा साधा मतलब यही है कि हमारी एनरोलमेंट है वो अभी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, उस पर और अच्छा कार्य करने की जरूरत है। हालांकि हमारे एनरोलमेंट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है, लेकिन उसमें और कुछ कमियां रह गई है। उसको हम सब आप लोगों के साथ मिलकर उसको ठीक करवाना चाहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस तरह की चर्चा करवाने। ये एनरोलमेंट की संबंधित बात होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात और है, वो भी एनरोलमेंट के संदर्भ में है। अभी शायद आपको पता ही होगा हरियाणा में भी पिछले 2 सालों से चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। हालांकि उस इंफॉर्मेशन को अभी यू डाइस की टेबल यानी कि एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एज एंड ग्रेड और मीडियम इंस्ट्रक्शन की टेबल है उसके लिए यूज नहीं किया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण 2 कारण है। एक तो ये है कि सरकारी स्कूल में तो ये आंकड़ा करीब करीब इकट्ठा हो गया है, चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन ऑन 30 पैरामीटर, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी सारी जुड़ी नहीं है। और बाकी के प्राइवेट स्कूल को मैं भी आधार नंबर अभी दिया जाना है, ये प्रयास चल रहा है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा में ज्यादातर सरकारी स्कूलों में आधार आईडी दे दी गई है और बच्चों की डिटेल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली गई है। जैसे हरियाणा अभी यूज नहीं कर रहा है, तैयारी कर रहा है चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने की, ताकि हम चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एक तैयार कर लें। अगर कोई भी विद्यार्थी, अगर सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को हमने आधार आईडी दे दी है और ये ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर लिया है, तो आगे आने वर्षों में हम ये पता लगा पाएंगे कि ये बच्चा इस स्कूल से अगर चला गया तो कौन से स्कूल में गया है, क्या ड्रॉप आउट हो गया है या दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ये तभी संभव होगा जब बच्चों की डिटेल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हमारे पास में आधार आईडी के साथ में हो। तो जैसा हरियाणा कर रहा है, अभी यूज नहीं कर रहा है बट आज कर रहे हैं अभी, इसी तरह महाराष्ट्र ने अभी सरल चलाया, मध्य प्रदेश में अभी समग्र चल रहा है,
और अभी इस लिस्ट में जुड़ने वाला सबसे अंतिम राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने ऑनलाइन कर दिया है चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन और यू डाइस फॉर 15-16। ये हम अभी देख के भी आए थे, लेकिन उसके पहले गुजरात में भी ये चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, लेकिन वो भी यू डाइस में डेटा देने के लिए यूज नहीं हो रहा है। उड़ीसा के अंदर भी 10 साल से भी ज्यादा पहले चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया, उसको प्राइम मिनिस्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल गया, बट वो भी यू डाइस का डेटा देने के लिए इसको यूज नहीं कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने डिसाइड किया है कि हर बच्चे को समग्र आईडी देंगे, यूनिक आईडी, जैसे आधार आईडी है, अब आधार भी वो देने लग गए हैं, तो उन्होंने तय किया कि हर बच्चे को समग्र आईडी देंगे। समग्र आईडी का मतलब है कि ब्लॉक लेवल के अधिकारी लोग पहले फैमिली आईडी देते, सारे मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों को ये तय किया गया है कि सबको एक फैमिली आईडी दी जाएगी जो यूनिक होगी। और जब फैमिली आईडी दे दे रहे हैं तो उसमें पढ़ने वाले, उसमें 18 साल तक के बच्चों का भी आईडी, एक समग्र आईडी मिल जाती है सभी बच्चों को। वो मध्य प्रदेश ये क्लेम कर रही है कि हमने ये सिस्टम तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरा प्रावधान ये किया गया है, हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, क्लास रजिस्टर में बच्चे के नाम के साथ समग्र आईडी लिखी गई होगी। मैं देखा हर रजिस्टर में ये प्रिंटेड है। ये 13-14 में ये कार्य शुरू किया गया, तो 13-14 में समग्र और यू डाइस में अकेले मध्य प्रदेश में 14 लाख बच्चों का फर्क आया। अकेले मध्य प्रदेश में 13-14 में समग्र और यू डाइस में बच्चे एनरोलमेंट में 14 लाख का फर्क है। यू डाइस 13-14 और यू डाइस 14-15, अकेले मध्य प्रदेश में 11 लाख का फर्क है। अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इसका असली कारण क्या है, लेकिन ये मानते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अभी भी हमारा एनरोलमेंट का डेटा पूरी तरह से सही है। डुप्लीकेट एनरोलमेंट है, फेक एनरोलमेंट है, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एनरोलमेंट है। शायद ये कारण रहे होंगे, समग्र और एनरोलमेंट के स्टैटिस्टिक्स में इतना फर्क आने के ये कारण शायद रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, जो बड़े बड़े शहर है, उसमें अभी समग्र आईडी सब बच्चों को नहीं दी गई है, फैमिली आईडी सब बच्चों को नहीं दी गई है। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जो बाकी के राज्यों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको भी समग्र आईडी नहीं दी गई है। और हमने क्लास रजिस्टर में देखा है कि बच्चे का नाम, बच्चे स्कूल में हैं, लेकिन समग्र आईडी नहीं होने की वजह से रजिस्टर में तो नाम है, बट ऑनलाइन पोर्टल में चूंकि समग्र आईडी नहीं है तो वो रजिस्टर, वो ऑनलाइन में नहीं है। तो शायद इसका कारण ये भी है। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि डाइस का ओवर रिपोर्टिंग है या समग्र अंडर एस्टिमेट है, लेकिन अभी हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन ये हम मानने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा यू डाइस में एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक अभी भी सही है। अभी 29 तारीख को हम मेवात जिले में 2014-15 और 2015-16 में 90,000 बच्चे एनरोलमेंट हमारा कम हो गया है। और स्थिति यहाँ पे भी कोई दूसरा भिन्न नहीं होगी, आपके यहाँ भी यही कहानी होगी, पूरे हिंदुस्तान में यही कहानी है। पूरे हिंदुस्तान में 26 राज्यों में 2013-14 और 2014-15 में 1 से 5 का एनरोलमेंट कम हो गया, और 6, 7, 8 में भी करीब 18-20 स्टेट है, वहां पे भी कम हो गए। आपसे मेरा ये निवेदन है, इस बार का कार्य तो करीब हो गया है, लेकिन अगली बार हम ये पूरी कोशिश करें। आप लोग कोशिश क्या करें, आप लोग ही तो ये डेटा भर के देते हैं, आप ये निश्चित कर लें रजिस्टर में लिखा हुआ एनरोलमेंट है वो नहीं दें, जो वास्तव में बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर दे दें, तो हो सकता है हमारा एनरोलमेंट भी थोड़ा रिलायबल हो जाए। बाकी अभी आपको पता है, एक बच्चा हमारे स्कूल में भर्ती होता है कक्षा 1 में, उसके बाद में बहुत सी बार बच्चा सिस्टम में है ही नहीं,
लेकिन एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल में, एक कक्षा से दूसरे कक्षा से तीसरे कक्षा में हम उसको प्रमोट बताते रहते हैं। और हकीकत ये है इसमें से बहुत सारे बच्चे पास की प्राइवेट स्कूल में या दूसरी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे सिस्टम में हमारे स्कूल में है ही नहीं, बहुत से बच्चे और शायद सरकार इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में भी शायद नहीं गए, आउट ऑफ स्कूल नेवर एनरोल, ऐसा बच्चे भी है। तो मेरा ये कहना है कि एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक अभी भी हमारी सही नहीं है। हम आप लोगों के साथ मिलकर ही इसको ठीक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर में ही सही नहीं लिखा हुआ है, रजिस्टर में ही ये बच्चे प्रमोट होते आए हैं एक साल से दूसरे वर्ग बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी इन आरटी, तो हमारा एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक ये सही नहीं है। और इस एक इंडिकेटर की वजह से एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कमीशन अभी बना हुआ है, वो बहुत ही बारीकी से इन सब मुद्दों को देख रहा है और इतना बड़ा नोट लिख के दिया है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि एनरोलमेंट में मध्य प्रदेश में और यहाँ पर इतना फर्क क्यों है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये बात थी एनरोलमेंट के बारे में, आपकी मदद से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़े और बिंदु है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं बहुत ही संक्षेप में। एक बात तो है, हमारे डेटा में इतनी गुणवत्ता बढ़ने के बाद में भी ऐसे सैकड़ों स्कूल है जहां पर कक्षा 1 में एनरोलमेंट ही नहीं। स्कूल का लोएस्ट ग्रेड है 1, लेकिन कक्षा 2 में एनरोलमेंट दिया है, 3 में दिया है, 4 में दिया है, 5 में दिया है। तो आप देख तो ले भैया, चेक तो करवा लें, चेंज नहीं करें, चेक करवा दें ये ऐसा क्यों है। मेरे स्कूल में कक्षा 2 में एनरोलमेंट है, 3 में, 1 में, क्या है, क्यों नहीं। दूसरी तरफ ऐसी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे, आप भी वापस जाके चेक कर लेना अपना डेटा, चाहे ब्लॉक लेवल पे क्वेरी चला के ये कर लेंगे हमारे एमआईएस के बंधु साथी लोग, चाहे आप भी अपना वापस स्कूल रिपोर्ट कार्ड अब तो मिल गया होगा या मिलने वाला होगा 2015-16 को उसको चेक करेंगे, अंतिम बार आप उसको चेक कर पाएंगे, नहीं तो ये डेटा फाइनल हो जाएगा। बहुत सी ऐसी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है जिन्होंने वहां पर 1 से 8 का एनरोलमेंट भी दिखाया है। ये कैसे दिखा रहे हैं ये नहीं पता। 9, 10, 11, 12 वाले स्कूल में 1 से 8 का एनरोलमेंट। गर्ल्स स्कूल के अंदर बॉयज एनरोलमेंट, बॉयज स्कूल के अंदर गर्ल्स एनरोलमेंट। हमें पता है कुछ जगह पे ये संभव है, अलाउ कर देते हैं। अगर ऐसा है तो चेक कर लें आप, ठीक नहीं करें। अगर वास्तव में है तो उसको वैसे ही रहने दें। ये बात हो गई। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपका डेटा, यूडाइस का डेटा अब केवल हम लोग जो एसएस है या आरएमएसए से या एलिमेंट्री से या सेकेंडरी से जुड़े हुए हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी दूसरे विभाग इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में हमारे सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंटेशन दिया और इसी तरह दूसरे मिनिस्ट्रीज ने भी प्रेजेंटेशन दिया। वहां पे पीएमओ ऑफिस ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, कि आप जाके समझ के आइए डाइस का क्या सिस्टम है, आप भी ऐसे ही तैयार कीजिए। तो हमने उनको भी एक प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी अब कहा है कि आप ये बताइए कि आपका एनरोलमेंट का डेटा सही है, इसके लिए आपके पास में कोई मैनेजमेंट मैकेनिज्म है क्या, आपको कैसे पता चलता है, आप चेकिंग का क्या सिस्टम है। तो ये कहा गया कि भाई रैंडम सैंपल चेकिंग का डाइस में प्रायोजन है, उसके माध्यम से हम ये पता करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हर जगह ये होना चाहिए, हर साल ये होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो आपका डेटा अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में यूज हो रहा है, एक नेशनल टीचर्स पोर्टल बन रहा है, वहां पे भी यूज हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का एक वेब पेज है माई जीओवी में सारे टीचर का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो सब दे दी। अभी 26 जनवरी को मेरे पास में भी एक मैसेज आया था, माई फुल स्पीच प्राइम मिनिस्टर के पास आया था। इसी तरह हमारे टीचर के पास में भी ये जा रहे हैं। लेकिन टीचर के पास में जाएगा जिसका मोबाइल नंबर सही है। सैकड़ों टीचर का मोबाइल नंबर ही सही नहीं है जो डेटा आप दे रहे हो। 10 डिजिट है ही नहीं उसमें, 9 डिजिट है, 8 डिजिट है। इसको चेक करवा लें भैया, मोबाइल नंबर और स्कूल का कॉन्टेक्ट डिटेल इसको ठीक तो करवा लें, जांच तो लें कि ये 10 डिजिट का क्यों नहीं है। बहुत कमी है इसमें भी और बहुत प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाउंस बैक हो जाएंगे, आपका जो मैसेज भेजेंगे वो वापस आ जाएगा। टीचर के संबंध में एक और छोटी सी बात है, आप भी वापस जाके चेक करें। बहुत सारे टीचर हमने बताया है हमारे स्कूलों में कि 120 साल का टीचर हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, 100 साल का पढ़ा रहा है। अगर ठीक है तो ठीक रहने दें, ठीक उसको चेक कर लें, चेक नहीं करें, लेकिन चेक जरूर करवा लें।
दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके स्कूल में भी मिल जाएगा 90 साल का बस टीचर। नहीं है तो बहुत ही खुशी की बात है। हो सकता है आपने सही भर के दिया हो, डेटा एंट्री में नहीं हो, डेटा एंट्री ने गलत कर दिया हो, 2004 की जगह 1904 कर दिया हो, तो चेक तो उसे वापस स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपके पास में आएगा तो आपको करना चाहिए ना, जो आपने भर के दिया था वही डेटा एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास में और कोई मैकेनिज्म नहीं है ये इंश्योर करने के लिए कि डेटा एंट्री सही हो रही है, इसीलिए हम लोग आपको वापस स्कूल रिपोर्ट कार्ड भिजवाते हैं ताकि आप चेक कर लें जो आपने भर के दिया था वही डेटा एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये टीचर का आंकड़ा एक तरफ तो हम कह रहे हैं 100 साल से बड़ा टीचर हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने डेटा को देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर 18 साल से भी छोटे हैं। अगर ठीक है इसको चेक करें तो 18 साल का है क्या, कोई गलत टीचर तो नहीं है, कौन है ये भी देखो। तीसरी तरफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है इसमें। हमारे आपने ये बताया है कि कुछ टीचर केवल सेकेंडरी पास है, सेकेंडरी है, लेकिन जब ये पूछा उनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं क्या है तो कहते हैं एमएड है। 10वीं का पढ़ा हुआ टीचर बीएड और एमएड कैसे हो गया, कुछ कमियां रह गई हमसे, ओल्ड लुक हो गया है, उसको ठीक करवा लें। इसी तरह हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ, आपने फिजिक्स कौन सी क्लास तक पढ़ी, तो मैंने ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ी और कहीं कहीं तो पीएचडी तक भी पढ़ गया। भैया ये कमाल हम कर रहे हैं, इसको सही करवा लें, चेक करवा लें, चेक करें, कम से कम 2 बजा के देख तो लें कि ये ऐसे कैसे संभव है। ये बहुत जरूरी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। बहुत सी बार अभी भी आप देखें, आपका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल है 1962 और वो अपग्रेड कब हुआ 1952 में, इसको देख लें। एस्टेब्लिश कब हुआ 1950 में और रिकॉग्निशन कब मिला 1940 में। अरे देख रहे हर जगह नहीं है, आप ठीक हो गए, हर जगह नहीं है, आपके सब स्कूलों में नहीं है। हम तो आपसे केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इन सब को चेक करें, ठीक नहीं करें, जबरदस्ती ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कारण पता होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि भाई पिछली बार गलत था, इस बार हमने इसको ठीक कर दिया, लेकिन अगले वर्ष फिर वापस यही मत कह देना कि हर बार यही होता है कि इस बार हमने ठीक कर लिया, पिछली बार गलत था। तो डेटा में कुछ कमियां आप उसको बहुत ही सीरियसली उसको भरते हैं, डेटा एंट्री करने वाले भी उसको सीरियसली डेटा एंट्री करते हैं, लेकिन समहाउ इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। और मेरा ये मानना है कि 100% सही करना इतना बहुत मुश्किल है, ये सही होते होते बहुत काफी समय लग जाएगा, लेकिन इसको कोई ठीक करवा सकता है तो केवल हमारे रेस्पोंडेंट यानी कि आप स्कूल हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, आपके सहयोग से ही हम इसको और ठीक करवा सकते हैं। हमारे पास में और कोई वाया मीडिया नहीं है कि डेटा की क्वालिटी को ठीक करना। ये बात तो हो गई डेटा की क्वालिटी के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, इन सब के बारे में। जो 1 साल का डेटा आप हमें देते हैं उसी के बेसिस के ऊपर हम 13 पब्लिकेशन निकालते हैं, चाहे वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड.in हो। मुझे नहीं पता आप लोगों ने स्कूल रिपोर्ट कार्ड.in और dice.in को कितने लोगों ने देखा है। आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 वर्षों का स्कूल रिपोर्ट कार्ड में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, 10 सालों का, 2005-6 से लगाकर 2014-15 के 10 साल का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड स्कूल रिपोर्ट कार्ड.in के ऊपर उपलब्ध है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और 2 पेज का डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट भी है और 1 पेज का आरटीई का अलग से रिपोर्ट कार्ड है। और उसमें अगर आपने हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल साहब का नाम दिया है तो वो नाम भी दिया गया। आप देखो अपना जाके आपने नाम आपका आता है कि नहीं आता है। अभी जब पब्लिक डोमेन में हमने तो जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो हम सब पब्लिक डोमेन में डाल देते बगैर किसी छेड़खान के, बगैर कोई मैनिपुलेशन के। अभी एक हेडमास्टर साहब का फोन आया, कहता डेटा गलत है आपका। क्या हो गया यार, कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्या है कि आपके स्कूल कह रहा है इस स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं है, मैं तो स्कूल का हेडमास्टर। रिपोर्ट कार्ड कह रहा है देयर इज नो हेडमास्टर इन दिस स्कूल, और मैं तो हेडमास्टर बोल रहा हूँ। उनको कहा साहब अभी 2015-16 के डेटा इकट्ठा हो रहे हैं,
आप उसको ठीक करवा लें, सही भरवा लें, या उस समय आपकी पोस्टिंग नहीं हुई होगी, आप और कहीं लगे हुए होंगे, आप उसको ठीक करवा लें तो आपका नाम भी रिपोर्ट कार्ड में आ जाएगा। एक और सीरीज छोटी सी बात है, एक सज्जन ने अभी कहा कि मेहता साहब जल्दी से रिपोर्ट कार्ड को इस वेबसाइट schoolreportcard.in से हटाओ आप। उसने एक 11 डिजिट का कोड दिया, वो बेंगलोर से बोल रहे थे कि आपको 3 दिन में इसको हटा दो, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। कोर्ट में ले जाएंगे। रीजन पूछा आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल में कोई कंप्यूटर नहीं है, मेरे दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज सुबह मैं जिस स्कूल में जाके आया हूँ 800 रुपए में बच्चे की फीस दे रहा हूँ कंप्यूटर की, और आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल में कंप्यूटर नहीं, आप इसको ठीक करो। तो डेफिनेटली सारे प्रयास करने के बाद में भी हमारे डेटा में कमियां हैं, उसको आप लोग ठीक करवा सकते हैं। तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in और dice.in में जाके आप देखें, पिछले 10 साल का डेटा इसमें दिया गया है। स्टेट रिपोर्ट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड, एलिमेंट्री एजुकेशन इन सेकेंडरी, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, थीमेटिक मैप, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी तरह के बहुत सारे पब्लिकेशन इसमें दिए गए हैं। अब समय आ गया है कि हमारे अधिकारीगण जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, वो रीगरस एनालिसिस ऑफ द करें, इस डेटा को यूज करें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही रिच डेटा है, और डायग्नोसिस एक्सरसाइज करें और ये पता करना है कि हमारे यहाँ गुड़गांव जिले के अंदर इन 4 ब्लॉक के अंदर ये 4 ब्लॉक कहाँ लेवल है, उनका एजुकेशन डेवलपमेंट का लेवल क्या है। कुछ ब्लॉक है आपके आगे है, कुछ ब्लॉक पीछे हैं, उन सबको एक पार्ट लाने के लिए क्या क्या कमियां हैं उसको पहले जान तो लें। क्या लड़कियां कम आ रही है, क्या ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की समस्या यहाँ भी है, क्या टीचर स्कूल में नहीं आ रहा है, क्या पीटीआर ज्यादा है क्या, या आरटी के जो 10 इंडिकेटर्स है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह की सारा एक एनालिसिस हम गुड़गांव में कर ले, और एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहें, इस स्थिति में हो कि गुड़गांव के ब्लॉक में, गुड़गांव के 4 ब्लॉक में से एक ब्लॉक में, तो उस स्कूल एक उस ब्लॉक में ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट है, और ये ड्रॉप आउट करने वाली लड़कियां हैं, और ये लड़कियां हैं वो माइनॉरिटी की लड़कियां हैं। अगर इतना एनालिसिस कर लें तो अभी आप जो प्लान बना रहे हैं 15-16 का, निश्चित रूप से उसमें मदद मिलेगी। तो रीगरस एनालिसिस ऑफ द डेटा करने की जरूरत है, और अगर ये कर ले तो डेफिनेटली यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। अभी काफी कुछ हमने अचीव कर लिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारी और भी बातें हैं जिसको अचीव करना बाकी है। जब तक हम यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सभी 4 ब्लॉक में, गुड़गांव में और सभी 21 जिले जो हरियाणा के उसमें प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का लक्ष्य है वो हरियाणा में हमने प्राप्त कर लिया है। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डीपीसी साहब का, हमारे एमआईएस कोऑर्डिनेटर का, बीईओ साहब का, आप सभी अधिकारियों का, जो प्रिंसिपल साहब है, मास्टर साहब है, तो इतना टाइम दिया और इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी।